जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 24 अगस्त हो गया और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी हुआ। भैया देखिए 24 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया। एनालिसिस कराने का मतलब अगर कहें तो ऐसा कुछ है नहीं जो एनालिसिस कराया जाए, लेकिन फिर भी आप लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति बताए कि जिससे नेक्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बनेगा, वो सबसे ज्यादा आपके लिए मतलब जरूरी रहता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा अगर परिवर्तन की बात करें तो थोड़ा सा यानी 23 के दोनों शिफ्ट को यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों को मिला के अगर देखा जाए तो उससे हल्का सा लेवल किसका 24 के फर्स्ट शिफ्ट का भैया हो गया। अब हुआ क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या चीजें हैं कि कल वाली जो रीजनिंग थी उसमें हल्का सा मतलब अगर हल्का सी बात करें तो थोड़ा सा उसमें 9-10 का फर्क था, मतलब तो उसका लेवल। लेकिन अगर कहें तो यूपीपी लेवल का तो कुछ नहीं था, सही बता रहे हैं आपको। वो तो हम आपको बता दें कि यूपी पेट जो आपका हुआ था उससे भी स्थिति उसकी बेकार थी। लेकिन आज का जो मैथ का लेवल है उसमें मैथ के लेवल में थोड़ा सा अर्थमेटिक को कैलकुलेटिव कर दिया गया है और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट वालों के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा और आपको कल वालों में भी फायदा होगा। क्योंकि अभी कल वाली शाम में मैंने वीडियो बनाया था तो कल वाले शाम में मैंने बताया था कि भैया आज एचसीएफ पूछा है, कल एलसीएम पूछेगा और आज वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं और आज वाले पेपर में भैया आपका क्या आया था, एचसीएफ की जगह पे एलसीएम आ गया। अगर मैं आपसे कहूं तो कल भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो सेम टू सेम जो कल पूछा गया आज भी वही पूछा गया, सिर्फ डिजिट चेंज है लेकिन जो रिमाइंडर पूछा गया था वही कह रहा। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में शेषफल 3 आता है। मेरे भैया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन का यूज करें। अगर ऑप्शन नहीं तो आप एक काम कीजिए 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लीजिए और उसमें 3 आप ऐड कर दीजिए, वही आपकी संख्या हो जाएगी। बट आपको ऐसा करना नहीं। हमने आपसे कहा भैया कि ऑप्शन में 120 दिया है, 123 दिया है, 132 दिया है और एक दिया है 117। कह रहा है क्या 4 से, 6 से, 8 से, 10 से और 12 से काटने में। अगर मैं आपसे बताऊं भैया तो 4 से आप काटेंगे तो 4 3 12, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 ये तो कट जा रहा है, इसका काम खत्म हो गया। 4 से जो 4 से कट गया पूरी तरह से, ये भी 4 से कट गया पूरी तरह से, काम खत्म। अब इसको करेंगे तो 4 चौके 16 लास्ट डिजिट 4 चौके 16 यहाँ रिमाइंडर एक आ रहा और यही एक है कि लास्ट में 4 पंचे 20 हो रहा है और 3 यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है रिमाइंडर। यही आपका सही हो गया, ऑप्शन सी आप लगा सकते थे, सबसे बढ़िया। देखिए एक क्वेश्चन ये भी था, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है बस और कुछ नहीं। ठीक है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने को मिलता है यानी सक्षम बनती है तो सेब की प्रति दर्जन घटी मूल्य ज्ञात करिए। पहले एक सेब का मूल्य निकालिए और 12 सेबों का, दर्जन की बात कर रहा तो 12 सेबों का मूल्य निकालने के आराम से लग जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक क्वेश्चन और भी है कि 72 पुस्तकों का, इसी तरह का क्वेश्चन कल था कि 72 पुस्तकों का एसपी सीपी यानी 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी 72 पुस्तकों का सीपी जो है वो बराबर है कितना, कहा गया क्वेश्चन 60 पुस्तकों के एसपी से। तो भैया आपको करना क्या है कि या 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा यानी 6 सीपी और 5 एसपी। अब आप सीपी और एसपी में रेशियो यानी एसपी बटे सीपी ले लीजिए तो यानी 6/5। सिंपल सी बात है, इसके सामने का गुणांक ये और इसके सामने का गुणांक ये होता है यानी बेचा गया 6 रुपये में, खरीदा गया 5 रुपये में तो कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ, कितने पे 5, 1/5 का फ्रैक्शन 20% होता है तो 20% का फायदा उसको हो जाएगा भैया। ठीक है, इस तरह से था। हमने आपको कल बताया था, कल वाले में तो मान लेते हैं पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन करके दिया था। एचसीएफ आज एलसीएम दिया है, कह रहा कि 12, 18 और 20 और 25 का एलसीएम आपको निकालना था भैया। 12 और 12 किसका, 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या तो फिर आप या डिवीजन मेथड से कर सकते हैं या तो कक्षा 1 वाला मेथड अपना सकते हैं, ये वाला। आप इसमें से जो आपको सही लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कह रहा है यदि एक केले को 50 रुपये में यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है यानी 50 रुपये में 60 पीस मिलते हैं खरीदने का और तभी एक पीस का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। एक पीस का यानी 60 की जगह पे 50/60 कर लीजिए और 60 रुपये में 50 पीस की दर से बेचा जा रहा है तो एक पीस को बेचने में कितना, यानी अगर हम कहें तो सीपी आपका हो जाएगा
50/60 कर लीजिए, और एसपी जो आपका हो जाएगा एक वस्तु का तो कितना हो जाएगा 60/50 हो जाएगा बेचने का। अब आप फ्रैक्शन ले लीजिए, फ्रैक्शन एलसीएम भी हो गया। एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो है 60% ए से, 60% का मतलब होता है 20 या 60 और 20 पंचे 100, यानी बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, यानी 5 ये है तो 5 3 8 हो जाएगा। बी ए से 60% अधिक कुशल है। और कितने दिनों में एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। ए का कार्य कितने दिनों में 120 दिन में, तो 12 पंचे 60 यानी 600 कार्य हो गए। लेकिन पूछा क्या है, तो उसी कार्य को करने के लिए भी अकेला कितने दिन में, इसको आप 8 से भाग दे दीजिए। अब इसको 8 से भाग देंगे तो आपका जो भी कट के आएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी एक ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से और 800 किलोमीटर हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरी दूरी के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। भैया सबसे पहले आपको बता दें कि औसत चाल के लिए क्या होता है, चली गई कुल दूरी बटे लिया गया समय। तो पहले नंबर तो चली गई दूरी आपका 600 किलोमीटर चल रहे हैं, 800 किलोमीटर चल रहे हैं और 800 किलोमीटर और 100 किलोमीटर चल रहे हैं। तो यहाँ से पहले आप समय निकाल लीजिएगा। 600 किलोमीटर आप चल रहे हैं 80 किलोमीटर, तो यहाँ से आप समय निकाल लीजिएगा। 800 किलोमीटर चल रहे हैं 400 की स्पीड से, तो यहाँ पर समय निकाल लीजिए कितना समय लगेगा। 100 किलोमीटर चल रहे हैं कितने 50 के स्पीड से, तो आप वहाँ समय निकाल लीजिए। फिर दूरी 600 किलोमीटर प्लस 800 किलोमीटर और 100 किलोमीटर जोड़ दीजिए, और जो समय आपका निकला होगा यहाँ पर वो समय आप उससे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में आएगा 100%, क्योंकि 600 और 80 ये दोनों परफेक्ट नहीं डिवाइड होंगे। एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। किस्तों वाला क्वेश्चन में कराया हूं, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पर है। किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, समय ज्यादा ले रहा है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, तो बी को करने में अकेला कितना समय लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 की राशि को 2 वर्षों में 3,000 की राशि को 2 वर्षों में कह रहा क्या 2 वर्षों में 600 हो जाती है, तो 2 वर्षों में कह रहा है, तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। ये बाबू 9,000 होगा। क्या होगा 9,000, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। अरे भैया जब 1 वर्ष होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और सीआई दोनों 1 वर्ष में पहले वर्ष में समान होते हैं। दूसरे वर्ष में की बात होगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे वर्ष की होगी तो क्यूब होगा। चौथे वर्ष की होगी तो 4 हो जाएगा। 5वें वर्ष की होगी 5 घात होगा। 6वें वर्ष की कह रहा है तो 6 वर्ष हो जाएगा। तो ये कौन से वर्ष का दिया है, शायद इसमें कौन से वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्षों में 2 वर्षों का दिया है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 की 2 वर्षों में राशि दिया 6,000 हो जाती है, तो 4 वर्षों में पूछिए, यानी 2 वर्षों का पूछा, 2 वर्षों का दिया हुआ है और आपसे कितने वर्षों का पूछ रहा है, 4 वर्षों का। तो 4 वर्षों का मतलब यहां से यहां तक आपको आना है। 2 घात का फिर 4 घात का वैल्यू पूछ रहा है। एक पुस्तक के अंकित मूल्य 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि यह छूट नहीं देता तो उसे कितना लाभ होगा। भैया पहले नंबर तो अंकित मूल्य पर कितने का छूट दे रहा है, 12% का छूट दे रहा है, यानी 12% का मतलब हो गया 4 × 12 4 × 25 100। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 100 मान के 12% का छूट दे दीजिए। तो लाभ की बात हो रहा है कि लाभ की क्या कर रहा है, लाभ। अच्छा ये तो आप लगा सकते हैं डिस्काउंट और प्रॉफिट वाला नियम, डिस्काउंट डी और पी वाला लगा सकते हैं, इससे आपको फायदा हो जाएगा। ऐसे चीजों को अगर देखा जाए तो मैंने आपको यह भी बताया था कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया कर्मागत सम संख्या दिया तो कल का क्या ना कर्मागत विषम संख्याओं पर औसत का क्वेश्चन देगा। आवाज आया भी है कि ए बी सी डी ई 5 कर्मागत विषम संख्याएं हैं और उनका औसत क्या होगा। तो ए बी सी डी कर्मागत 5 विषम संख्याएं हैं, तो 5 विषम संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी और ई 5 कर्मागत विषम संख्याएं, कोई ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए और कितना 9, और इनका एवरेज पूछा जा रहा है। तो भैया कितना हो जाएगा 9, या हमने बताया था कि इनको दोनों को जोड़ो और 5 से भाग दे दो, इन दोनों को जोड़ो 5, क्योंकि गैप आ रहा ना। तो यानी या तो आप ऐसे कह दो 10 5 15 और 10 15 10 25, 25 में 5 से भाग दिया तो कितना आया 5 आया। और एवरेज तो हमेशा बीच वाला होता है जब गैप होता है, तो 5 इनका एवरेज आ गया, लेकिन 5 ही होगा। और मैं अगर आपको बता दूं तो इसमें एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सेकंड वाली शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है
कि जैसे कह रहा है कि एक 52 पत्तों, ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। यानी ताश की बात करें तो ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 4 क्या होता है आपका? इक्का होता है। वैसे सभी 4-4 होते हैं। अगर हम कहें इक्का की बात करें तो 4 इक्का होता है, ए जिसमें छपा होता है। आपको बता दें वन छपने वाला भी, यानी दुक्की जिसको कहते हैं, दो की बात करें तो 4 होता है, 3 की बात करें तो 4 होता है, 4 की बात करें 4 होता है, 5 की बात करें 5 होता है, 6 की 4 करें 6 की बात करें तो 4, 7 भी 4 होता है, 8 भी 4 होता है, 9 भी 4 होता है, और जिसको देहला कहते हैं 10 भी 4 होता है। और 11 की बात करें तो 11 का मतलब ऐसे जे बना रहता है, जे रहता है तो उसको भी 4 होता है। और उसके बाद क्वीन रहता है 4, फिर इसके बाद किंग होता है 4, और इक्का ए जिस पे छपा रहता है वो 4-4, सब 4-4 होते हैं। अगर आपसे पूछा इक्का तो 52 में से एक पत्ते को खींचा गया उसके इक्का आने की, तो 4, 13 चौक के 52, 1/13 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो कह रहा कि जे जिसमें मान लो या क्वीन या मतलब क्या नाम है, क्या कह रहा किंग, राजा, लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछ लेता कि जिसमें मुख छपे हों तो मुख इस पर भी मुख होता है, इस पर भी मुख होता है, इस पर भी मुख होता है, ध्यान देना। यानी चेहरा की बात करें, चेहरा की बात करें तो 4 4 8 4 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 52। तो ये ध्यान देना आपको कि अगर चेहरे की बात क्वेश्चन में कहता है तो इस तरह से। अब ऐसे भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी हो जाता है कि मान लो एक थैले में ऐसा भी हो जाए, एक थैले में रेड की बात करें तो 15 गेंदें हैं, और अगर हमने कहा येलो की बात हमने कहा येलो की बात करें तो 5 गेंदें हैं, और ब्लैक की बात करें तो ब्लैक गेंदें हैं, उसमें 10 गेंदें हैं। ठीक है, उसमें से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी बिना देखे हुए ऐसे निकाला गया, हाथ से डाला गया तो उसके ब्लैक होने की प्रायिकता है। तो देखो पूरे पहले नंबर तो टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल गेंद, क्योंकि पूरे बैग में कितनी टोटल गेंद है? 15 5 20 और 10 30 गेंद है, उसमें से एक को निकाला जा रहा है, उसके कितना ब्लैक होने की प्रायिकता है। यानी अगर ब्लैक होने की प्रायिकता है, आप डालोगे तो निकालोगे एक गेंद, तो ब्लैक का आने, तो ब्लैक हिट आपको चुनना है तो आप 10 बार ब्लैक को निकालोगे ना, तो इसीलिए 10 से, यानी उसकी प्रायिकता 1/3 होगी। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आपको ध्यान रख के करना है भैया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्या हल्का सा मैथ जो है, थोड़ा सा अर्थमेटिक मैथ जो है, हल्का सा कैलकुलेटिव किया, बाकी रीजनिंग का लेवल आज एकदम बिल्कुल चीनी मीठी नींबू खट्टा होता भैया, उसमें कुछ कहना नहीं है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत ही एकदम कोई मतलब नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को। कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दोगुनी और तीसरी की 3 गुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या। ये मैं अपने यूट्यूब पे कराया हूँ लाइव क्लास में, जब फरवरी वाली क्लास में मैं पढ़ा रहा था तब कराया हूँ, और ऑफलाइन क्लास में भी अभी जल्दी करवाया था। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में 48 को व्हिच स्कूल के नाम से लिखा जाता है, और 968 को कॉलेज एंड स्कूल के नाम से लिखा जाता है, तो स्कूल के कोड को बताना है। तो ये भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असमान संख्याओं का दिया है। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर देखें तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पाई चार्ट से रिलेटिव क्वेश्चन। आज पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन दे दिया है, इससे पहले दिया था तो वो जो भी दिया था एक ही दिया था। कह रहा है क्या, कुछ इस तरह से पाई चार्ट बनाया हुआ है, पाई चार्ट इस तरह से बनाया हुआ, कितने खाने, 1 2 3 4 5 6, 6 खाने इसने किया है। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 खाने इसने कर दिया है। एक को जिल्दबंदी के नाम से कुछ है, एक कागज लागत है, और एक मुद्रण है, इसका 20% वैल्यू दिया है। फिलहाल आपके पास पेपर होगा, चलो मैं छोड़ रहा हूँ इसे। जो प्रश्न पूछा है, यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत कितना है? 40,200 रुपया है, तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च किया जाएगा? तो मुद्रण का वैल्यू कितना? 20%। 20% का वैल्यू कितना दिया भैया? इतना दिया, एक जीरो से इस जीरो को काट दिया, नहीं 2% का वैल्यू कितना हो गया? 40-20। बट हमसे पूछा क्या है, इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च होगा? प्रचार की बात करें तो प्रचार 10% है, तो 10% पूछा है, तो 5 से गुणा इसमें करना है, तो 5 से इसमें 0 5 दूना 10 का 0, और 5 शून्य 0 1 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 20,100 रुपया क्या होगा? खर्च हो गया, यानी 20,100 रुपया आप इसको खर्च में लगा सकते हैं। एक और ऐसे दिया हुआ है, एक और ऐसे पाई चार्ट बना के दिया हुआ है, चिकित्सा भोजन परिवार भविष्य निधि, ऐसे सब कुछ दिया है। जरा इसमें करते हैं, दिया गया पाई चार्ट, एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रतिशत विभाजन दर्शा गया है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय, मतलब कुल मासिक आय की बात करें तो जब कुल मासिक आय की बात करें तो 100%, क्योंकि जितना परसेंटेज यहाँ देगा सब जोड़ के बाबू होगा।
ठीक है। 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32,500 रुपया दिया है, 00 कैंसिल, 1% का वैल्यू 325 रुपया आ गया। तो कह रहा है भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई कुल मासिक राशि क्या होगा। भैया मनोरंजन पे इन्होंने खर्च किया है, मनोरंजन पर 9% खर्च किया है, और किस पर, भोजन पर। भोजन की बात करें तो भोजन कहाँ है भैया, 27%। 9 और 27 कितना हो जाएगा, 36%। और 36% का मतलब 325 गुणे क्या, 36, 6 जिसका इकाई अंक 0 होगा वही इकाई अंक तो कई टू है, यानी 11,700 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई चार्ट का ऐसा क्वेश्चन था जो आपको जरा सा भी परेशान ना करता, इस बात का समझिए। एक क्वेश्चन है लीप वर्ष में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। 2014 कह रहा है, लीप वर्ष 2020 कर रहा है, 2004 कह रहा है, 2004 कह रहा है, और 2024। अगर मैं आपको बता दूं किसी में से लीप वर्ष की बात करें तो अब अगर यहाँ पर हम देखें लीप वर्ष पहचान करना होता है तो आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड, जो 4 से डिवाइड हो गया वो आपका लीप वर्ष कहलाता है, और जो 4 से नहीं डिवाइड हुआ लीप वर्ष नहीं होगा। तो यही एक ऐसा व्यक्ति है जो 4 से नहीं डिवाइड होगा, इसीलिए यह लीप वर्ष नहीं है, बाकी ये भी और ये भी लीप वर्ष है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए पेपर जरा सा भी कठिन नहीं है, बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना और बेहतरीन तरीके से उसको देखना। आपने अच्छे से अगर 6 महीने का समय जो आपको मिला था अगर उतने में आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, आज थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा फेरफार किया है, थोड़ा सा हिंदी में इसने क्या फेरफार किया है बता दूं कि कुछ बुकों के नाम ऐसा दे दिया कि जो थोड़ा सा आपको याद नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कर दें कि ऐसा कुछ लेखक पूछा है ना, कुछ लेखक के नाम भी ऐसा दिया जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता, हो सकता किसी को याद, भाई जिसको याद है उसको मालूम, उसके लिए यही चीज, जिसको नहीं मालूम है तो बात करें। और कुछ अगर देखें तो पर्यायवाची थोड़ा सा हटा दिया आपकी बार, पर्यायवाची में थोड़ा सा चेंज किया है कि हो सकता आप लोगों को ना मालूम है, ऐसा कुछ लग सकता है। बाकी चिन्ह तो हमेशा देख रहे हैं कि कहीं पर आज पूछा प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, मतलब कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपका यही है भाई। कल पूछा था क्या, कल तो पूछा था, क्या पूछा था, विस्मयात बोधक पूछा था, तो कल विस्मयात बोधक पूछा था तो ये हो गया था, और ये हो गया। अल्प विराम, अल्प विराम पूछा था कल, अर्ध विराम पूछा है, अर्ध विराम तो आप जानते हैं कि अर्ध विराम ऐसे आपको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो मैं आपको पढ़ाया, विराम चिन्ह तो पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था भाई, अर्ध विराम, अल्प विराम। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या क्या चीजें। एक तो आपको ध्यान देना है कि ये तो आएगा आएगा, हर हालत में ये आएगा, हो सकता है 2 आ जाए। अगर ये चीजें नहीं आई तो आज वाले में देखिएगा, आज वाले में हो सकता है ये वाला आपको मिल जाए, हो सकता है आपको ये वाला मिल जाए जो इस तरह से डाटा दिया रहता है। हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, आज हमको लग रहा है कि इस वाले शिफ्ट में ये मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो एचसीएफ का क्वेश्चन तो वही आएगा, एलसीएम का क्वेश्चन आपको शाम को भी देखने को मिलेगा। और मैं अगर आपको बता दूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में वही चीजें कि 10 वस्तुओं को बेचना, 10 वस्तुओं को खरीदा गया 50 रुपए में, हाँ 50 रुपए में, या 30 वस्तुओं को 50 रुपए में खरीदा गया तो 30 रुपए में 50 वस्तुओं को बेचा जा रहा, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा तो कितना नुकसान हो रहा है, या फायदा हो रहा है कितना फायदा हो रहा है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगर और बात करें तो प्रायिकता आप ध्यान में रखिएगा, प्रायिकता का क्वेश्चन आज भी इस टाइम भी उठाएगा जरूर, कुछ ना कुछ थैले वाला उठा सकता है, जरूर उठाएगा, कोई ना कोई उठाएगा, क्योंकि प्रायिकता का क्वेश्चन इसलिए। और आपका वेन डायग्राम से रिलेटिव क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा रहा है कि मान लो 40 लोग हैं, कुछ लोग ने क्रिकेट खेला, कुछ लोगों ने ऐसे खेला, और क्या मान लो कि 20 लोगों ने क्रिकेट खेला और 10 लोगों ने ये खेला, और दोनों मिला के 5 लोगों ने खेला, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं शाम वाली पाली में कल के लिए, यानी कि 25 तारीख का जो पेपर आएगा उसके लिए हम लोग कल के शाम वाले में देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास तक। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।